500 का नोट बहुत जरूरी है, लेकिन मिस्टर अंबानी के लिए शायद उतना जरूरी नहीं है। 500 का नोट गिर जाएगा तो शायद वो झुक के उठाएंगे भी नहीं। गोल्डन रूल पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, आप एंट्री को रटते हो, डकैत आ गया और जबरदस्ती मेरे यहाँ से 4 पीस 5 पीस सामान उठा के ले गया। हेलो बच्चों, मैं आदित्य कुमार अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट की ओर देखेंगे और उनको समझेंगे। उम्मीद है पिछला क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और आपने उसको काफी अच्छे से रिवाइज किया होगा और पुराने कॉन्सेप्ट या जो भी आपने अकाउंट्स में 11-12 में पढ़ा है उससे आपने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। चलिए हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब जो अगले कॉन्सेप्ट की बारी है ये हमारा मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, अब ये मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मेटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, यानी कि अकाउंट्स में हम लोग उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट बिजनेस के साइज या उनके नेचर से पे डिपेंड करता है कि किन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किन के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम। मेटेरियलिटी डिपेंड्स साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए हमारे लिए 500 का नोट बहुत जरूरी है, लेकिन मिस्टर अंबानी के लिए शायद उतना जरूरी नहीं है। 500 का नोट गिर जाएगा तो शायद वो झुक के उठाएंगे भी नहीं, लेकिन मैं तो उठा लूंगा, मेरे लिए 500 का नोट जरूरी है। उसी तरीके से बिजनेस में हम लोग उन्हीं आइटम को रिकॉर्ड करेंगे जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो और उनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि जो लेस इंपॉर्टेंट आइटम हो, जिसका वैल्यू बहुत कम हो, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे या एक्सपेंस की ओर दिखाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में जहां मशीनरी आपके 10 लाख की है और कैलकुलेटर हम लोग 500 का जो परचेज किया है, 500 का जो कैलकुलेटर है वो उतना मटेरियल नहीं है, यानी कि उसको हम लोग एज एसेट्स नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग एज एक्सपेंस दिखा सकते हैं। तो ये था आपका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट, ये तो हम लोग समझते हैं कि भाई आपको अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपको अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसी तरीके से बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोग हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंसिस्टेंट रहें, यानी कि उसको हम लोग फॉलो करते रहें, बहुत फ्रिक्वेंट चेंज नहीं करें जब तक कि वो बहुत ही जरूरी नहीं हो। ये आपका हुआ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जैसे डिप्रिसिएशन की जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो, आप उसको WDV फॉलो कर रहे हो तो आप WDV फॉलो करते रहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक साल स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट WDV कर लिया, फिर से स्ट्रेट लाइन कर लिया, ऐसे हमको नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तब फिर वो डाटा आपका कंपेरेबल हो पाएगा, अदरवाइज डाटा आपका कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। ये था आपका क्या? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नाम से बहुत क्लियर है, नाम से बहुत क्लियर है। प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। प्रॉफिट हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो रियलाइज हो जाएगा। प्रॉफिट हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो रियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ रियलाइज का मतलब क्या हुआ? देखो, एक्चुअल सेल, मान लो कि मेरे पास स्टॉक है 10,000 का स्टॉक है, उसको हम लोग 20 में बेच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई स्टॉक है उसको हम लोग 20 में बेच सकते हैं तो 10 का प्रॉफिट बुक कर लिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम लोग करेंगे। कब हम लोग करेंगे? प्रॉफिट अराइज ओनली व्हेन देयर इज एन एक्चुअल सेल। जब एक्चुअल सेल होगा उसी समय प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड एंड रियलाइज्ड। यहाँ पर रियलाइज का मतलब ये नहीं कि कैश रिसीव हो गया। अगर आप क्रेडिट सेल भी कर रहे हैं तो उसको भी आप रियलाइजेशन मान सकते हैं। ये था आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपको गाइड करता है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को किस वैल्यू पे दिखाएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट गाइड करता है कि हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाएंगे। किस पे दिखाएंगे? हम लोग
एक्विजिशन कॉस्ट भी दिखाएंगे। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब हुआ जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था, जितने में हमने खरीदा था, प्लस उस एसेट्स को रेडी टू यूज होने के लिए जो भी हमने एक्सपेंस अगर इनकर किया, एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, प्लस एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्च जो उस एसेट्स को यूज टू लाने में, रेडी टू यूज करने में जो भी एक्सपेंस इनकर हो रहा हो, अपने बिजनेस प्लेस तक लाने में, उसको इंस्टॉलेशन करने में, ऐसा कोई एक्सपेंस होगा उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन उसमें घटा देंगे और उसके बाद जो कॉस्ट आएगा उस पे ही हम लोग को एसेट्स दिखाना है, किसी और कॉस्ट पे नहीं। यानी कि आज मार्केट कॉस्ट क्या है उस पर नहीं दिखा सकते हम लोग, कितने में सेल होगा उस पर हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे दिखाएंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट प्लस एक्सपेंस इफ एनी एंड सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। ये आपका था कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि आपको गाइड करता है कि फिक्स एसेट्स को आप किस वैल्यू पे दिखाते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उसको भी हम लोग समझेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस है, अगर कोई इनकम या एक्सपेंस है, उसको हम लोग एक्रूअल बेसिस पे दिखाएंगे। यानी कि जब अगर वो इनकर हो गया, आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है, भले ही इनकम हमने रिसीव नहीं किया हो या एक्सपेंस हमने पे नहीं किया हो, भले इनकम हमने रिसीव नहीं किया हो और एक्सपेंस हमने पे नहीं किया हो। इसी कारण ना क्रेडिट सेल अगर हम लोग करते हैं, पैसा तो मिलता नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम लोग दिखाते हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, ऐसा एक्सपेंस जिसको हमने पे नहीं किया फिर भी हम लोग दिखाते हैं ना। ये सब सारा क्यों? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग ये सब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और तब जाकर के आपका प्रॉफिट उस पीरियड का सही होता है, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हो। ये था आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से बहुत क्लियर है कि भाई आपको मैच कराना है। किस चीज को मैच कराना है? जो इस पीरियड का रेवेन्यू है, जो इस पीरियड की हमारी इनकम है ना, हम लोग उसको उसी पीरियड के एक्सपेंस से मैच कराएंगे। हम लोग उसी पीरियड के एक्सपेंस से मैच कराएंगे। मतलब ये हो गया कि उस इनकम को कमाने के पीछे जो भी खर्च लग रहे हैं, उस इनकम को कमाने के पीछे जो भी खर्च लग रहे हैं, हम लोग उन सारे एक्सपेंस को हम लोग मैच कराएंगे, तब जाकर के आपका प्रॉफिट सही आएगा। तब जाकर के आपका प्रॉफिट सही आएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है सेम पीरियड के रेवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस से आप मैच कराइए और तब जाकर के आपका प्रॉफिट सही आएगा। ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके। एक बार हम लोग रिकैप भी, रिवीजन भी करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखो, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस नाम से बहुत क्लियर है कि भाई जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही होगी। और 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। क्या क्या? गोइंग कंसर्न, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका एक्रूअल। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। यानी कि इसका ये मतलब, जैसे एग्जांपल मान लो कि अब सूर्य भगवान है हमारे, वो किस डायरेक्शन में उगते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता होता है कि भाई ईस्ट से उगते हैं। रोज रोज हम बताएंगे क्या कि भाई सूर्य भगवान ईस्ट से उगते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हम लोग को पता है। अगर आप बताओगे कि भाई सूर्य भगवान उग रहे हैं, सबको पता है कि भाई ये ईस्ट से ही उग रहे होंगे। उसी तरीके से कोई बिजनेस हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, इस 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो कर ही रही होगी। आपको पूछने की जरूरत नहीं है या उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट कभी कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी
अगर फॉलो नहीं कर पाएगी किसी कारण से, तो फिर उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने यूजर्स को बताना होता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, मान लो कि हमारा बिजनेस है और हम अब अगले साल या 2 साल में बिजनेस बंद करने वाले हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि अब ये जो बिजनेस है नेक्स्ट ईयर या 2 साल के लिए है, जिससे कि यूजर भी समझ जाए, जो बिजनेस के डिफरेंट यूजर्स होते हैं, कि हाँ भाई ये बिजनेस अब बंद होने वाला है। तो ये आपका था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जहां पर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस ये फॉलो कर रही होगी। चलिए, इस तरह से अब सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था। क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें हमने ये सीखा कि भाई बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर। इसमें हमने क्या सीखा? बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होगी फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि बिजनेस अलग, मालिक अलग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या था कि भाई किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग किस में मेजर करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि रुपया में दिखाएंगे, जो हमारी होम करेंसी होगी। ये था आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए करेंगे, जो कि 12 महीने का होगा। जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए करेंगे, जो कि 12 महीने का होगा। नेक्स्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हम लोग एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, जैसा आज ही हमने सीखा। एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो गया? कोई भी इनकम या एक्सपेंस जब इनकर हो गया, आप उसको लिख लीजिए, भले इनकम हमने रिसीव नहीं किया हो या एक्सपेंस हमने पे नहीं किया हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताया? मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बताया कि भाई जो भी इस पीरियड का इनकम है उसको उसी पीरियड के खर्चा से उसको मैच कराओ, तब जाके सही प्रॉफिट आएगा। बात सही भी है। अब ऐसे भी क्यों? अगर इस साल की इनकम है, मुझे 26 की इनकम है, तो मैं 24 की या 2000 की एक्सपेंस से थोड़े उसको मैच कराऊंगा, है ना। ये था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग ये मान करके काउंटिंग करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग ऑन फॉर इंडिफिनिट पीरियड, वो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हम लोग क्या मान के काउंटिंग करते हैं? हमारा जो बिजनेस है गोइंग ऑन फॉर इंडिफिनिट पीरियड, वो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये किसके लिए था? एसेट्स। एसेट्स को हम लोग किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? एक्विजिशन कॉस्ट पे, जितने में हमने खरीदा, प्लस अगर उसमें कुछ खर्चे हमने किए हो उसको रेडी टू यूज करने के लिए उसको आप ऐड कर लीजिए। और डिप्रिसिएशन, जो अगर आप सालों से यूज करते आ रहे हैं तो हर एक साल का डिप्रिसिएशन घटाते जाइए, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसी पे आपको बैलेंस शीट में आपको एसेट्स को दिखाना होता है। नेक्स्ट है रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट आप कब रिलाइज करोगे? प्रॉफिट आप कब रिलाइज करोगे? जब आपको वो अर्न हो जाए, जब प्रॉफिट क्या हो जाए, आपको रिलाइज होगा। जैसे एग्जांपल, एक बार जस्ट सोच के देखिए, छोटा सा एग्जांपल ध्यान आ गया कि अगर हम लोग किन्हीं को उधारी माल बेच रहे हैं, हम लोग उसको लिख लेते हैं ना, हम लोग उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ठीक है वो पैसा तो देगा ही ना, पैसा तो देगा ही। लेकिन सपोज कीजिए अगर कोई, जैसे मान लो कि कोई डकैत आ गया और जबरदस्ती मेरे यहाँ से 4 पीस 5 पीस सामान उठा के ले गया, तो क्या उस समय हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पैसे तो मुझे मिलने वाले नहीं है, तो हम लोग उसको लॉस बुक कर लेंगे, भाई लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई डकैती। ये था आपका रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी कब हम रिलाइज करेंगे? सिर्फ अर्न होगा तो रिलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, जिसको हम लोग एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। फेमस इक्वेशन क्या था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक्सपेक्टेड लॉस और लायबिलिटी के लिए हम लोग प्रोविजन करेंगे, लेकिन प्रॉफिट या गेन के लिए आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ लॉस या लायबिलिटी के लिए सोचना है, प्रॉफिट गेन के लिए नहीं सोचेंगे। और ये कंजर्वेटिव अप्रोच है,
जो कि हम लोग अकाउंट्स में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। भाई आप कंसिस्टेंट रहो एक हिसाब किताब लिखने में, जो भी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, जो भी आप मेथड्स फॉलो कर रहे हो, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हो, या किसी लॉ के कारण आपको चेंज करना पड़े, आप चेंज कर सकते हो। ये तो हम लोग आपको पढ़ाई लिखाई में सर्च करते हैं ना, कि भाई आप पढ़ लिख रहे हो, पढ़ाई में रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन पढ़ा 4 दिन छोड़ दिया। तो पढ़ाई में जिस तरह से कंसिस्टेंसी होगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। वही कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट्स में भी फॉलो करते हैं कि भाई जो भी हिसाब किताब लिख रहे हो ना, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बहुत फ्रिक्वेंट चेंज नहीं करना है। और अंतिम कॉन्सेप्ट था मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मेटेरियल आइटम है उसको ही आपको रिकॉर्ड करना है। जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो इमटेरियल है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। तो ये कुछ 12 कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया, और भी कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में होता है कि भाई आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। और एक बार फिर, जो कि लेट से अगर आपको वीडियो देख रहे हो, आप समझिए ये क्लास जो है, ये हम लोग CA ब्रिज क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं वैसे बच्चों के लिए जिनका 11-12 खत्म हो चुका है, और जो कि जैसा कि टेक्निकली अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, आपको दिक्कत है, आपने गोल्डन रूल पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, आप एंट्री को रटते हो, एंट्री को क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ये कोर्स लेकर के आए हैं, और जो कि हम लोग आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।